हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बट मेरा ये पूछना बहुत जरूरी है कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और खासकर स्टूडेंट्स में ये चीज देखी जा रही है। बहुत सारी अनचाही घटनाएं भी देखने को मिलती है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा स्ट्रेस से डील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो, आपका जो एज ग्रुप है ना, ये 16, 17, 18, 19, इस एज ग्रुप में आपका जो स्ट्रेस का सबसे मेन रीजन है वो रीजन है पढ़ाई। आप सभी का एक एम है, आप सभी का एक टारगेट है, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप सभी पे परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा है और यही चीज एक स्ट्रेस का रूप ले लेती है जब आप अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो, ठीक है ना। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी छिछोरे, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी, ठीक है ना। बहुत अच्छी मूवी थी। अगर नहीं देखी है तो एक बार आप समय निकले, अगर समय बचे तो जरूर देखिएगा। उस फिल्म में दिखाया गया था कि लड़के का अगर जेईई एडवांस क्लियर नहीं होता है तो उसने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कि आपने एक एग्जाम को इतना ज्यादा अपने लिए बना लिया है या एक परफॉर्मेंस प्रेशर को इतना हैवी कर लिया है कि उसके आगे आपको दुनिया छोटी लग रही है। तो उस चीज को आपको समझना होगा कि ये सिर्फ एक एग्जाम है। हाँ, आईआईटी करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपका एक एम है। नीट क्लियर करना बहुत जरूरी है आपके लिए, आपका एक एम है, एक टारगेट है। आप पूरी जान लगा दो, रिजल्ट आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो भी हो, ठीक है ना। आप तो अपना बेस्ट दो, 99% दो, 1% छोड़ के, क्योंकि 1% चांस तो हमेशा आपका रहेगा, होगा या नहीं होगा। आप कम से कम ये सोचो कि 99% मेरा हो सकता है, 1% नहीं भी हो सकता। तब आप इस चीज के लिए खुल जाएंगे कि हाँ, जो भी आउटकम आए या जो भी रिजल्ट हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और ये तो अभी आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट होने वाला है जनवरी में, जेईई मेंस का। उसके बाद आपको दूसरे अटेम्प्ट में भी मौका मिलेगा, ठीक है ना। अब ईश्वर करे आपका क्लियर हो जाता है इसी में, तो आप एडवांस की तैयारी कर सकते हो। नहीं भी होगा तो आपको नेक्स्ट मौका तो मिलने ही वाला है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप स्ट्रेस को दूर रखें अपनी लाइफ से। थोड़ा सा माइंडसेट इस टाइप से बनाए कि 99 प्लस 1% वाला, ठीक है, क्योंकि 1% चांस हमेशा होता है, होना ना होना प्रोबेबिलिटी हमेशा चलती रहती है, ठीक है। जैसे आप अगर 9/10 लेके चल रहे हो कि आपका होगा, तो 1/10 ये भी तो है कि नहीं होगा, ठीक है ना। हो सकता है ऊपर वाले की कुछ और मर्जी हो सकता है आपके लिए कुछ और बड़ा सोचा हो, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो सोचते हैं हम वो नहीं बनते, हम उसके विपरीत जाके कुछ अच्छा कर जाते हैं। हो सकता है ऊपर वाले ने बहुत अच्छा सोचा हो आपके लिए, तो उस चीज को आपको लेकर चलना है, ठीक है। तो स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस बिल्कुल लो ही मत, और ले भी रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई का लो। वैसा स्ट्रेस मत लो कि ये अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब नेगेटिव चीजें हैं आपके ब्रेन के ऊपर, ये नेगेटिव हमला करेगी, ठीक है। ये नेगेटिव इफेक्ट ही डालने वाली है, पॉजिटिव इफेक्ट इसका कभी हो नहीं सकता स्ट्रेस का। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो एक अच्छी चीज है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। अब हम अपने डे 6 पर आ जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी केमिस्ट्री का 150 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हमने डे 5 तक अब तक 75 क्वेश्चन कर लिए हैं वेरियस टाइप के, जिसमें हमने अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। आप सभी जानते हो हमारे क्वेश्चंस जो रहते हैं वो सारे के सारे भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं और अलग अलग चैप्टर से लिए जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में से अलग अलग चैप्टर्स को हमने उठाया है, ठीक है। और उन चैप्टर्स में से रैंडमली क्वेश्चंस को हमने किया है, ठीक है। आज जो हम चैप्टर्स करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप सभी जानते हो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ दूसरा चैप्टर जो हमने लिया है वो है डीएनएफ ब्लॉक, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक में आपको करना ही करना है, ये छोड़ नहीं सकते हो आप, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। और इजी क्वेश्चन आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में से भी एंड डीएनएफ ब्लॉक में से भी। इसमें आपको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज तो बिल्कुल पढ़नी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत जरूरी है। इसमें से मैं देखता हूँ थ्योरी वाले कम, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं और न्यूमेरिकल ही ज्यादा हमने रखे हैं, ठीक है। असर्शन टाइप क्वेश्चंस भी रखे हैं हमने, हर तरह के क्वेश्चंस रखे हैं, चाहे वो आपके इजी टू मीडियम हो या मॉडरेट टू हार्ड हो, हर तरह के क्वेश्चंस हमने रखे हैं। लेकिन रखे जेईई मेंस के लेवल के, अभी हम जेईई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अगर हम वो क्वेश्चंस कराएंगे तो वो हम जेईई एडवांस जब आपका आएगा तब हम वो क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आज का सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है
और हो सकता है आज आपको +8 या +12 तक क्वेश्चन मिले। हो सकता है एटॉमिक में से 2 आ जाए, एक DNF ब्लॉक में से आ जाए, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में से क्वेश्चंस आते हैं आपके, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसको तो बहुत ध्यान से करना होगा। एक सेकंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर द ट्रांजेक्शन n = 4 to n = 2 of helium is +2. Helium is equal to the transition in hydrogen atom corresponding to which of the following। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको हीलियम के लिए तो दे दी गई है ट्रांजिशन, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए गिवन नहीं है और कह दिया है कि इनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सॉरी फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी को आपस में इक्विवेलेंट कर दोगे। ठीक है, दोनों को आपस में तुलना कर दोगे और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे और n1 और n2 की वैल्यूज निकालेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। आप सभी जानते हैं फ्रीक्वेंसी को हम c/λ से लिख सकते हैं। c/λ ये तो स्पीड हो गई, ठीक है, और ये लैम्डा आपका क्या हो गया, ये वेवलेंथ हो गई। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का होता है। अब ये अगर मैं लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू c/λ ऑफ हीलियम ऐसे लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। अब c दोनों में सेम है तो इसको काट दो, c दोनों में सेम है तो सबको काट दो। तो यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है, 1/λ ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स है 1/λ ऑफ हीलियम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसका फॉर्मूला लगा देना है। 1/λ का फॉर्मूला आपने पढ़ ही रखा होगा, ठीक है ना, 1/λ का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, R1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, यही होता है। ठीक है, R(z²) होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए मैं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन का Z1 होता है, ये तो आपको मालूम है ना, हाइड्रोजन का Z1 होता है। या मैं चलो एक बार लिख ही देता हूं Z²। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए है और यहां मैं लिख देता हूं R सेम ही है। ठीक है, Z² ऑफ हीलियम प्लस R1/n1² माइनस 1/n2²। ये मैंने फिर भी लिख दिया आपको रिकॉल करने के लिए, लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे ना तो आप डायरेक्ट करना, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। अभी इसके लिए Z कितना होता है, 1 होता है, इसके लिए कितना होगा Z2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। ये हो गया 1 × R/1/n1² माइनस 1/n2² इक्वल्स, अब देखो Z² ऑफ हीलियम, Z हीलियम के लिए कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, डायरेक्ट लिख सकता हूं ना मैं 4R अपॉन, अब देखो n1 n2, n1 ले लेते हैं 2 को और n2 ले लेते हैं 4 को। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा, आप देखना ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4, छोड़ो यहां लिख देते हैं, ये आ जाएगा 4R 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो कंपेयर करने का तरीका, R से R काट दो, ठीक है, और 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स तो पढ़ ही रहे हो। 4 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 1 माइनस 1/4 आ गया। ठीक है, 4 की मल्टीप्लीकेशन करी 1/4, 1, 4 × 1/16 1/4। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 1/4, इसको 1/1 भी लिख सकता हूं। तो यहां पर कंपैरिजन करने पर n1 n2 कितना आ रहा है आपका, n1 और n2 कितना आ रहा है, देखो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहां क्या होना चाहिए n2 2, 1 और 2। आप खुद चेक कर लो, नहीं तो ऐसे सॉल्व भी कर लो, ये आता 1 माइनस 1/4 3/4, तो 1/n1² माइनस 1/n2² 3/4 कब आएगा, तो एक ही पॉसिबल केस आ रहा है इनमें से, n = 1 हो और n2 = 2 हो। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, n = 2 to 1 जाएगा, क्योंकि 2 वाले को पहले लिखते हैं, तो ये 2 to 1 जाएगा। n इक्वल्स होगा हमारा 2 to 1। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, n = 2 to n = 1 का सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन था आपका। इसको आपको 1 मिनट में करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप ये पूरा पहले से याद रखो, ये पूरा पहले से याद रखो कि ये कट जाएगा, ये लिख दिया। अब ये आपको पता है इसके लिए Z1 होता है, इसके लिए 2 होता है, 4 आ गया, और 4 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, और फिर उसमें इसको वैल्यू को पुटअप करके देख लो, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। वैल्यू पुटअप करके अगर आप करोगे कि इसके बराबर कहाँ आ रहा है, तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता।
तो वो चीज भी आप कर सकते हो, वो कैलकुलेशन में है। लेकिन देखो कैलकुलेशन के पार्ट में आप किस तरीके से इजी करके उसे सॉल्व कर सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है आप लगा सकते हो 1-1.5 मिनट, तो आप पूरा सॉल्व कर लो, वो ज्यादा बेटर है उसमें, क्योंकि गलती होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप फास्ट कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा तेज होती है। मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, मैं तो इतनी तेज कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूं, पर बहुत लोग कर लेते हैं, तो वो तेजी से कैलकुलेट करके इसको 1 मिनट में निकाल देते हैं। तो वो चीज भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं भी अपने जेई के टाइम्स में ये चीजें करता था, जिसका मुझे फायदा मिला। फिर मेरा जेई मेंस जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई हुआ, तो वो इसी बेसिस के ऊपर हुआ था, ठीक है, कि मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारी ढूंढी थी। करता मैं क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से ही था, फिर लेकिन मैं वैल्यूज पुटअप करने पे बहुत ज्यादा बिलीव करता था, ठीक है। तो आप भी इस चीज को फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, वो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, और वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, ठीक है। एक सेकंड माइक का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन, हाँ ठीक हो गया। वो बच्चों कुछ नहीं, थोड़ा सा माइक का इशू हो गया था, ठीक है। ये सब चलता रहता है, छोटा मोटा टेक्निकल इशू, उससे हमारी पढ़ाई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलो अब क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। सो इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हमने बढ़ा दी? 4 टाइम्स, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, जो 1 थी उसको हमने बढ़ा के कितना कर दिया? 4ke2, इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। तो इससे इस पे क्या फर्क पड़ेगा? रुको इसको और अच्छे से करते हैं। k1 k2 मानते हैं, k1 हो गया या k2 हो गया 4k1, ठीक है। जो पहले k1 था वो उसका 4 टाइम्स कर दिया है, ठीक है। दूसरी जो काइनेटिक एनर्जी हमारी बनी है, ठीक है। तो वेवलेंथ बतानी है हमें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब देखो ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोमेंटम वाला भी पढ़ चुके हैं, वेवलेंथ वाला भी पढ़ चुके हैं। आपकी वेवलेंथ के लिए हम क्या लिखते थे? लैम्डा इक्वल्स टू h/p, p यानी मोमेंटम, और वो क्या हो जाता था? h/√2m/ke। ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद ही कर रखा होगा, √2m/ke वाला, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? √2 को भी हटा दो, ke के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, अगर ये मान लो ये ke1 था, ठीक है। तो जो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है वो कैसे लिखेंगे? 4ke1, इसी टाइप से लिखेंगे ना। जो k2 है हमारा, ke2, वो 4 टाइम्स हो गया है। तो अब देखो √4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 टाइम्स आ जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा हमारा 1/2 आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हाफ, ठीक है। समझ आया? वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में हमको रिलेशनशिप ढूंढना था, ठीक है। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो वो हमने ढूंढ लिया था, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और अंडर रूट में होता है, ठीक है। तो अगर ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा कितना हो गया? हाफ हो गया। तो यानी इसके 4 टाइम्स इंक्रीज होने पे लैम्डा पे क्या असर पड़ रहा है? वो हाफ हो जा रहा है, वो इंक्रीज की बजाय कम हो रहा है, ठीक है। तो वो घटकर कितना रह जाएगा? हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें क्वेश्चंस इसी टाइप के आने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल वाले, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ड ऑन द इक्वेशन del E इक्वल्स माइनस, del E इक्वल्स -2 × 10⁻⁻18 जूल, ठीक है, इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन इन्होंने अपने आप से दे दी है, ठीक है। जो भी गिवन हो वो पहले लिख लो, क्वेश्चन करने का फंडा, जिससे कि बाद में हमें ढूंढना ना पड़े, ठीक है। 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर, यही दिया, ठीक है। अब इसमें कहा है जो लाइट है
must be absorbed to excited hydrogen electron from level n equals 1 to level n equals to 2। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, n1 है हमारा 1, n2 है हमारा 2। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं इसको n1 इक्वल्स टू 1 और n2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर दो, वैल्यूज को, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दो डेल ई का, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें तो वेवलेंथ निकालनी है ना। वेवलेंथ निकालने के लिए हमें ये निकालनी पड़ेगी एनर्जी। उसके बाद हम क्या कर देंगे, एच सी अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले तो डेल ई निकालो, कितना हो जाएगा, +2 × 10⁻⁻18 1 अपॉन n2 कितना होता है 2 का स्क्वायर -1 अपॉन 1 का स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्टली लिखूं तो 1/4 - 1 कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे हुआ, देखो ये हो गया 1/4, ये हो गया -1, 1/4 - 1 डायरेक्टली लिखो तो -3/4। ठीक है, इतनी तो बेसिक कैलकुलेशन आती होगी, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। देखो ये /2 आ गया और ये से कटा 1.5, टोटल कितना आ गया ये 1.5 × 10⁻⁻18, वो भी प्लस में। ठीक है, अभी यहां तक समझ आ रहा है डेली, ये तो सिंपली सब्स्टिट्यूट किया हमने वैल्यूज। अब आगे देखो, इसका फॉर्मूला होता है Hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, ई को ऐसे लिखते हैं ना हम, Hc अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, Hc अपॉन डेल ई, H × C × डेल ई। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तो पता होगा आपको, सिंपल फॉर्मूला। अब देखो H और C की वैल्यू रखो, अपॉन में जो हमने डेल ई की वैल्यू निकाली है इसकी वैल्यू रखो, तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होता है 6.6 × 10⁻⁻34 इंटू 3 × 10⁸ अपॉन में देखो डेल ई की वैल्यू 1.5 × 10⁻⁻18। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा में, ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 2 × 6.6 लगभग 13 के आसपास, 13.3 13.2 इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 13.2। ठीक है, इतने को मैंने लिख लिया। अब पावर्स का करना है, पावर्स को बैलेंस। ये से कटा 16 टाइम्स, 16 और 8, ये -16 है वो +8 है, कितना आना, नहीं हाँ -16 और +8 कितना होता है, -8 आता है। कितना आता है, -8 आता है। 13 × 10⁻⁻8। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसको सही में बैलेंस कर रहा है, 1.325 × 10⁻⁻7। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो 13.25 × 10⁻⁻8, हाँ तो वही बन जाएगा। तो ऑप्शन 2 आंसर हो गया। ठीक है ना, लैम्डा कहाँ आ गया 1.325 या 13.2 × 10⁻⁻8। ठीक है, वो पावर बैलेंस आप देख लेना। इसको यहाँ से पावर को अगर मैं बैलेंस करूंगा 1.32 लिख दूं 10⁻⁻8 -7, हाँ ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इजी क्वेश्चन था ये तो, Hc अपॉन लैम्डा सबसे इजी कॉन्सेप्ट था, सबसे इजी फॉर्मूला था जो आप लगा सकते थे, वही आपने लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बोला जा रहा है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, the energy required to remove the electron from the first excited state of lithium plus is। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और लिथियम में कई बार आप है ना कंफ्यूज हो जाते हो, आप हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला उसमें लगा देते हो, क्योंकि हाइड्रोजन में आप देखते हो 13.6 अपॉन n² लगा देते हो आप। क्यों, क्योंकि उसमें Z1 है, उसमें Z1 है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। इसका फॉर्मूला यही होता है 13.6 × Z² अपॉन n², वही फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, फॉर लिथियम प्लस। अब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इक्वल्स कितना होगा 2। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ किसका, बाइंडिंग एनर्जी का, E इक्वल्स 13.6 अपॉन Z² अपॉन n²। और Z कितना होता है इसके लिए, Z कितना होता है, हीलियम के लिए 2, नहीं लिथियम के लिए 3, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, Z कितना होगा 3। तो 13.6 × 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4, तो 13.6 × 9 अपॉन 4। ठीक है, इसको काटो, ये लगभग 2.25 आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये
27 तो डबल करते ही आता है, ठीक है, उसका भी थोड़ा सा बढ़ा दो, 4 और ऐड कर दो तो 31 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो ये आना चाहिए 32 31, इतना मुझे मालूम है ईवी में, ठीक है। 32 31 पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया, अब आंसर में चेक कर लो। तो इसमें से एक ही सेटिस्फैक्ट्री आंसर है 30.6 ईवी, ठीक है। आपने देखा कैसे किया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जेड पे ध्यान रखो। आप कई बार क्या लगा देते हो 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है, और n = 2 याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत सिंपल चीज है जो आपको इसमें याद रखनी है। इसमें से कभी भी आपका मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, इजी ही आता है हमेशा, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है एक टाइप से। PYQs आप प्रैक्टिस करते रहो, स्टिल मैं कहूंगा, मतलब सिर्फ मेरे भरोसे मत रहो, आपको भी ट्राई करना है। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट सीखने आओ, क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं वो आप करते रहो, अपने कॉपी पेन में लिखते रहो, और रोक के मुझसे पहले करके देखो, और फिर मिलाओ कि क्वेश्चन सही किया है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन बॉन्ड्स इन क्लोरीन 2 इज 242 किलोजूल पर मोल इनवर्स। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट केपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल क्लोरीन बॉन्ड इज। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सेम टू सेम आएगा, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। हो सकता है क्लोरीन की जगह आपको ब्रोमीन दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, देखो आप क्या करोगे, आपको लगेगा अरे एनर्जी तो दी हुई है मेरे को, ठीक है ना, एनर्जी तो दी हुई है, और मुझे क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, मैं hc/λ लगा दूंगा, खत्म बात, आंसर। तो इससे नहीं होने वाला है। इसमें भी एक ट्रिक है, जो आपको एनर्जी दी हुई है ना 242 किलोजूल, ये आपको दी हुई है 1 मोल के लिए। मोल इनवर्स ही बता रहा है कि ये 1 मोल के लिए है, और यहां पर भी लिख दिया, देखो इन्होंने सबसे बड़ा हिंट, 1 मोल ऑफ क्लोरीन बॉन्ड फॉर 1 मोल। ये क्लोरीन एटम के लिए है ही नहीं, क्लोरीन एटम के लिए तो आपको निकालना होगा। और आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, याद करो कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, या 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हो। यहां तो हमें सॉल्व ही करना है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए एनर्जी कितनी आ जाएगी, आप देखो 242 इंटू 10⁻3। आप समझ पा रहे हो ना कैसे कर रहा हूं मैं। 1 मोल के लिए इतना है, तो इतने एटम के लिए, एक एटम के लिए कितना होगा, फॉर 1 एटम, ऐसे लिखूं, फॉर 1 एटम ऑफ क्लोरीन, ठीक है, फॉर 1 एटम ऑफ क्लोरीन, एक मोल में इतने एटम है, तो वो इसको इससे डिवाइड कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, ये लगभग 40 आ जाएगा, लगभग 40 आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा हो, वो चलता है, ठीक है। ये कितना हो गया, 40 इंटू 10⁻20, ठीक है। इतनी समझ आई बात, इतनी बात तो समझ आ गई होगी ना। अब कैसे किया, अब आगे देखो, E इक्वल्स टू क्या होता है, hc/λ होता है, hc/λ, और लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया, ये E वाला पार्ट hc के नीचे ले जाओ, 6.6। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बार मैं लिख चुका हूं, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। 3 इंटू 10⁸ अपॉन ये 40 इंटू 10⁻20। बताओ ठीक है कि नहीं, ठीक है। इक्वल्स टू hc/λ, लैम्डा को उधर ले जाओ तो hc/E आ जाएगा, और E क्या है, 40 इंटू 10⁻20, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो देखो ये 0 को इससे काट दो, 10⁻19 रह जाएगा, ठीक है। इसको 4 इंटू 10⁻19 लिख दो, ठीक है, ऐसे करके, और फिर उससे काटो, या डायरेक्ट भी करो तो -14 और 8 कितना हो जाएगा, 10⁻6 रह जाएगी, एक पावर इधर ले आओ, तो इसको मैं 6.6 इंटू 30 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा था, 1465, ऐसे लिखूं अगर 40, इससे कट गया, ठीक है। ये कितना आएगा, लगभग ये आ जाएगा आपका 1.6 आएगा, कुछ 1.6 कुछ आएगा, इंटू 3 कितना आ जाएगा, 4.8 या 4.9 के आसपास कुछ आएगा, 4.8 इतना मैंने मान लिया है, ठीक है। 4.8 के करीब कुछ आने वाला है, इंटू कितना आ जाएगा आपका 10 की पावर, माइनस में कितनी चल रही थी, देखो -14 और 8 कितना था, -6, और एक और पावर दी थी तो -7 थी,
ठीक है। तो 4.8 इंटू 10 की पावर -7 इतना ही चल रही थी ना पावर। देखो 10 की पावर -20 से कटा -14 और 10 की पावर प्लस की 8 तो -6 रह गई, ठीक है। और यहाँ पर हमने 30 लिखने के लिए एक पावर और दी थी, तो वो कितनी रह गई 10 की पावर -7, तो 4.8 इंटू 10 की पावर -7। यहाँ पर आप मैच कर लो, यहाँ सब नैनोमीटर में है तो इसको भी नैनोमीटर में बना लो, तो ये कुछ 480 नैनोमीटर के आसपास आएगा, 480 नैनोमीटर या 490 के आसपास। तो वो आप चेक कर लो, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन किया था ना, तो थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर ये वाला है, फर्स्ट वाला, ठीक है। प्रॉपर कैलकुलेशन एक बार आप कर लेना, मैं तो बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ और रैंडमली क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ट्राई। तो अगर आप जब इसको पूरा कैलकुलेटर से करेंगे ना, तो बिल्कुल प्रॉपर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्डर ऑर्बिट इज। अब देखो इन्होंने एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया हमसे। एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, ठीक है, आपने तो मोमेंटम पढ़ रखा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, NH/2π। NH/2π यही होता है। और n क्या है आपका, कौन से ऑर्बिट में पूछा है आपसे, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ अगर आप पढ़ लो तो, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्डर ऑर्बिट, ठीक है, तो 5। अब ये देखो NH/2π, तो 5H/2π हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 2.5H/π, 2.5H/π। इसमें देख लो कौन सा है 2.5H/π, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन इसमें से आया था। तो इसमें से आते हैं इजी क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपको एंगुलर मोमेंटम का ही फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना था। अब असर्शन टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। देखो असर्शन टाइप क्वेश्चन एक दो कर लेने चाहिए आपको, मुझे लगता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने की भी प्रैक्टिस होगी। इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है कि आपको पढ़ने में ही 1 मिनट लग जाता है और समझने में, फिर आंसर लगाने में। लेकिन ये कैलकुलेशन टाइप नहीं होते हैं ज्यादातर, जो मैं देखता हूँ असर्शन टाइप क्वेश्चन, कैलकुलेशन टाइप ज्यादा नहीं आते हैं, खासकर जेईई मेंस में, जहां पर 1 मिनट है आपके पास एक क्वेश्चन के लिए। तो असर्शन टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं, वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो पहला असर्शन जो आपसे कहा गया है, द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हाँ, तो बात तो सही है। स्पेक्ट्रल लाइन में जब हम देखते हैं तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इवन जो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन की जो हम चाल देखते हैं उसमें ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉन हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ जाता है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर तो जगह नहीं है, देखो छोटा सा बता देते हैं। जैसे ये n=4 मान लो, ये n=3, ठीक है, n=2, n=1। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है पर, लेकिन वो वहां पर बहुत सारी आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है ना। अलग अलग एनर्जी लेवल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने दिखा दिया n=4 पे भी, 3 पे भी, 2 पे भी, 1 पे भी, ठीक है। और ये इसकी वजह से क्या करते हैं, ये एक फोटोन एमिट करते हैं, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी स्टेट में जाता है, ठीक है ना, अलग अलग स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं, तो इसकी वजह से एक फोटोन एमिट होता है, ठीक है। रीजन में वही हमसे पूछा गया, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग सच ट्रांजिशन इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ 2 लेवल्स इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल सही बात है, इनके बीच में जो एनर्जी के बीच में जो हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है, वही तो रीजन है हमारे जो असर्शन होने का कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। क्यों? क्योंकि फोटोन ट्रांसमिट हो गया है, ठीक है। और उनके बीच में जो एनर्जी लेवल्स है दोनों के बीच में, वो इसी की वजह से तो हो रहा है, यानी इसी रीजन की वजह से तो असर्शन 1 है। अगर आप पहले इसको पढ़ लो और फिर इसको पढ़ो तो आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगी ये चीज, ठीक है ना। तो ये चीज तो समझ आ गई कि असर्शन हमारा ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग एनर्जी लेवल और अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में चेक करा, ठीक है।
और उसकी वजह से क्या हुआ, फोटोन ट्रांसमिशन हुआ, और उनके बीच में जो एनर्जी के बीच में डिफरेंस था उसी की वजह से तो असर्शन 1 करेक्ट हो रहा है। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस जो दिख रही है वो इसी वजह से तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, हम थोड़ा सा हटके एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ जाते हैं दूसरी तरफ में, क्योंकि अभी हमने 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं जो भी किए हैं मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के इजी, तो वो तो ठीक है। अब हम डी एंड एफ ब्लॉक पे आने वाले हैं। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा मतलब एसर्शन वाले भी मिलते हैं। ज्यादातर जो मैं देखता हूँ डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस आते हैं वो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट्स में से आते हैं। तो लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स आपको अच्छे से करना है। असर्शन टाइप इसमें देख लेना। वैसे इसमें से ज्यादातर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की, क्रोमियम की, कोबाल्ट की, ठीक है, ये सब भी आप देख लेना थोड़ा सा डी ब्लॉक वाले में। पर लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत चीजें, ये है कि बेसिक चीजें तो कम से कम याद ही हो। ठीक है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, अब ये बताओ। मैग्नीज, ये वैसे हमें आंसर वैसे याद होना चाहिए कि इसका मैग्नीज होता है, पर क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। मैं लिखता हूं ऑर्गन 18 4s2 3d5। ठीक है, वेनेडियम 23 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाता है। क्रोमियम का ऐसे मत लिख देना कि ऑर्गन 18 4s2 3d4, नहीं 4s1 3d5, ये हमेशा याद रखना है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप इन सबको देखो, इन सबको कंपेयर करो, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां पर ज्यादा है, मैग्नीज पे और क्रोमियम में, इन दोनों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैग्नीज में और क्रोमियम पे, इनमें तो ज्यादा है नहीं, इनमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करेंगे ये ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा +5 तक जाएगा, वेनेडियम जो है आपका। ठीक है, +3 +5 इस टाइप से जाएंगे। ठीक है, टाइटेनियम का अगर आप देखोगे तो ये अगर दोनों भी खाली कर देगा तो +4 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो मैग्नीज है वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 अंटिल +7 तक कर सकता है। तो मैग्नीज तो हाईएस्ट होता ही है। और क्रोमियम का भी, अगर मैग्नीज नहीं होता और क्रोमियम इसमें दिया होता तो क्रोमियम हो जाता है, ये आपका +2 से +6 तक कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपका +2 to +7, मतलब आपको लास्ट वाला याद रखना है, +7 तक कर सकता है, +6 तक कर सकता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि पूरा जो डी सबशेल है वो पूरा भरा हुआ है, हाफ फिल्ड है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, और एस में से भी निकाल सकता है ये। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमेरिज्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कोऑर्डिनेशन में जाओ और ऑर्गेनिक में तो आप आइसोमेरिज्म एक चैप्टर पढ़ते हो जो कि इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर भी आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ठीक है, पर ये थोड़ा सा अलग टाइप का आइसोमेरिज्म यहाँ पर दिखाता है। तो मुझे कंपाउंड बोला गया है नाइट्रो पेंटा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। बहुत सारे तो इसको देख के डर जाएंगे कि ये क्या है। तो सिंपल है, देखो आपको क्या करना है, पहले देखना है कौन सा वाला माइनर, पेंटामाइन। ठीक है, और क्रोमियम की यहाँ पर देखो, क्रोमियम की दी हुई है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो यानी क्रोमियम हमारा मेन मेटल होगा। क्रोमियम पेंटामाइन मतलब NH3 ठीक है, उसके साथ में क्या लग रहा है, नाइट्रो। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, लास्ट में क्या है, लास्ट में है क्लोराइड Cl2। ठीक है, इसकी 3 आनी चाहिए, देखो 3 आएगी, ये 0, इस पर -1 चार्ज होता है, इस पर -2 होता है, तो इसकी वजह से इस पर कितना आएगा, +2 और -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, यानी +2 +1 +3। तो क्रोमियम की हमने दिखा दी यहाँ पर +3 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये बैलेंस हो रहा है। अब स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो हम इसकी बनाएंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, क्रोमियम NH3, ठीक है, NH3, ये तो 6 बॉन्ड बना सकता है ना,
ये कितने हो गए, अभी 5 हो गए, एक और रहता है वो NO2। बताओ ठीक है। अब हमें इसमें क्या देखना है, आइसोमेरिज्म चेक करना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी इसमें नहीं होगा, आयनाइजेशन भी नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या, अब ये बताओ। तो जैसा कि आप जानते हो पॉलीमराइजेशन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हो क्या सकता है, इसमें लिंकेज होगा। लिंकेज क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें NH3 है, NO2 है, ये मिलके बहुत सारे, देखो NH3 बहुत सारे मिलके क्या बना लेंगे, लिंकेज बना लेंगे। तो इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होना चाहिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिर तो वो, अगर मैं यहाँ समझाने लगूंगा। थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना तो इस टाइप के ग्रुप्स लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों शो करते हैं वो आपको समझ आएगा। और थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। जब आप देखोगे भी ना, ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि इसमें आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप ये देखो तो भी आपको पता चल जाए कि इसमें लिंकेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन हीटेड विद concentrated sulfuric acid and a soluble chloride gives brown red vapors। इसकी एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं रिएक्शन आपको बता देता हूं। तो K2SO4 क्या क्या बोला इन्होंने वो देख लो। अच्छा डाइक्रोमेट है, तो ठीक है K2Cr2O7, ठीक है। और उसकी किस किस के साथ रिएक्शन होगी, H2SO4 एंड कोई भी सॉल्युबल क्लोराइड। तो NaCl ले लेते हैं क्योंकि KCl तो ले नहीं सकते, डोंट करेक्ट हो जाएंगे। अब इसकी रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, ठीक है, नीचे लिख देते हैं इसकी रिएक्शन। अब देखो K2Cr2O7 है, H2SO4 है और NaCl है, ठीक है। मुझे एक चीज तो पता है क्या क्या बनेगा। सबसे पहले बनेगा KHSO4, ठीक है। उसके बाद बनेगा NaHS4 एंड देन क्या बनने वाला है हमारा जो मेन बनने वाला है वो बनने वाला है Cr2O2Cl2, ठीक है। यही हमारी जो गैस होती है ब्राउन रेड वेपर्स होती है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। और यहां पर क्या हो जाएगा, ब्राउन रेड, ठीक है। बाकी आप बैलेंस खुद कर लेना रिएक्शन को पूरे को, यहाँ 4 मोल्स लेने हैं या 6 मोल्स लेने हैं वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो भी आएगा ये मेन प्रोडक्ट है हमारे KHSO4 NaHS4 Cr2O2Cl2। तो इसमें क्या बन रहा है, केवल CrO2Cl2, ठीक है। तो CrO2Cl2 ये याद करने वाली रिएक्शन थी, ठीक है। इसमें कुछ करा नहीं जा सकता, कुछ कुछ रिएक्शंस इस टाइप की है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एक बार आ गई थी, जरूरी नहीं है कि अगली बार ये आएगी ही आएगी। आपको और भी थोड़ी सी जो नेमिंग रिएक्शन है या जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना इस टाइप की, वो आप याद रख सकते हो। या फिर अगर आप छोड़ना भी चाहते हो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं कि हमेशा आएगी, ऐसा कोई गारंटी तो कभी है नहीं। हो सकता है एक बार आ जाए, आपके सेट में आए ना आए। तो आपको मेनली क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। उसी पे हम आने वाले हैं, जिसमें से आपके ज्यादा चांसेस है कि पेपर में ये आएंगे। सो इन कॉन्टेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, मतलब जो गलत है वही हमारे लिए सही है। हमें क्या ढूंढना है, गलत स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट जो होगी वो अब गलत हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं जब इनकरेक्ट, क्योंकि बच्चा कई बार है ना करेक्ट पढ़ के पहली स्टेटमेंट पढ़ी वही करेक्ट हो गई, उसने टिक लगाया एकदम से, चलो भाई +4 आ गया, 20 सेकंड में ही आगे निकलते हैं। लेकिन आपको ये पकड़नी है ये चीज, ठीक है, इनकरेक्ट। ये हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना, आपको कहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला है तो पहले गोला उस पर लगाओ, क्योंकि दिमाग गलती कर देता है। दिमाग क्या करता है, गलती कर देता है इनकरेक्ट और करेक्ट को पहचानने में। तो वो चीज आपको पकड़नी है। अब क्वेश्चन पढ़ो, in the highest oxidation states of the first 5 transition elements scandium to manganese, all the 4s and 3d electrons are used for bonding, ठीक है। मैग्नीज से चेक करते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है ऑर्गन 18 4s to 3d5, हाँ यहाँ तो
यहाँ तो 3D भी ले रहे हैं और 4s भी ले रहे हैं, ठीक बात है। स्कैंडियम देख लो, टाइटेनियम देख लो, वेनेडियम देख लो। ठीक है, ऐसी वेनेडियम का 3D3, टाइटेनियम का 3D2, इस टाइप से जिसका भी आप देखोगे तो वहां पर ये चीज तो है कि 4s और 3D दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सही है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे तो इनकरेक्ट चाहिए, मुझे करेक्ट चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट पढ़ो, वंस द D5 कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सीडेड द टेंडेंसी टू इन्वॉल्व ऑल द 3D इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। ठीक है, अब ये कह रहे हैं D5 कॉन्फ़िगरेशन जो है जब वो एक्सीड कर जाती है, ठीक है, तो जो टेंडेंसी होती है 3D इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग में वो डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। 3D से जब आप D5 कॉन्फ़िगरेशन के बाद आओगे ना, D5 के ऊपर आ जाओगे, ठीक है, तो जो टेंडेंसी होगी 3D इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग वो 100% डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी आप इसी में चेक कर लो, 4s2 3D5, ठीक है, इसमें चेक करो 3D1। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे 3D इलेक्ट्रॉन्स की भी एक स्टेट होती है, जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता जाएगा ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में भी हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा एटॉमिक रेडियाई का जो पार्ट होता है वो भी डिक्रीज होने लगता है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो शोन बाय दीज एलिमेंट्स इन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, निकिल CO4 वाले में आप देख लो, उसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, और भी कई सारे हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स। तो ये जो बोलना चाह रहे हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो शोन बाय दिस एलिमेंट, ये सही है। लेकिन ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो सही है, हमें तो सिर्फ इनकरेक्ट ढूंढना है। लास्ट वाला पढ़ो, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स द ट्रांजिशन मेटल शो बेसिक कैरेक्टर एंड फॉर्म कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लो Mn का हाईएस्ट क्या होता है, +7 होता है ना, तो ये क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन करके कौन सी ऑक्साइड बना लेगा, ये MnO4 नेगेटिव या KMnO4 बनाता है ये। ठीक है, क्योंकि उसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव चार्ज मिलके KMnO4 बनाता है। लेकिन ये क्या होता है, एसिडिक होता है, ये क्या होता है, एसिडिक होता है। और ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, जबकि ऐसा तो नहीं है। देखो Mn का ही हमने देख लिया, MnO4 नेगेटिव, तो ये क्या होगा, हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें यही ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गई, हमने उस पर राइट लगाया और आगे बढ़ गए। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे आपसे बात करनी थी। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहती है, आप सभी जैसे अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन मोड में, हो सकता है आप कहीं ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे, हो सकता है पढ़ ही रहे हो अभी भी। ठीक है, साथ साथ आप कुछ मतलब डाउट क्लेरिफिकेशन के लिए, कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन के लिए हमारी क्लासेस अगर देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेदांतिक क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो आपको बताना भी जरूरी है कि वेदांतिक क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा चैनल है वेदांतिक, उस पर हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चीजों में, ठीक है, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पे टीचिंग को ऑन रखा है। ठीक है, इसमें हम अफोर्डेबल रेट्स में आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो चार्ज रहता है वो बहुत ही कम रहता है अगर आप दूसरे किसी भी बड़े बड़े ब्रांड से या इंस्टीट्यूट से कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चीजें रखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें अलग भी है, जैसे कि हम गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग प्लान्स रखते हैं और गर्ल्स के लिए हमारे पास अलग प्लान्स हैं। ठीक है, तो वो चीज आप हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। वैसे अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, हमारा जो मोटिव है वो है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना इन अफोर्डेबल रेट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में भी रहते हैं कि यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया, समझ आ नहीं रहा है, अब फीस वापस कैसे होगी या फिर कैसे छोड़े, क्योंकि पैसा बहुत लग चुका है। तो यहाँ पर आपको उतना पैसा नहीं लगाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि वी नो दैट आपके पेरेंट्स का पैसा लगा हुआ है या आपका भी कितने एफर्ट्स हैं, आप भी मतलब जाहिर सी बात है रिस्क ले रहे हो। किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रिस्क ले रहे हो, क्योंकि आपसे बेटर बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको लगता है आप सबसे बेटर हो तो आपको अभी कंपटीशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत हाई है इस फील्ड में।
तो बेसिकली हमारा जो वेदांतिक का मोटो है वो मोटो यही है कि अफोर्डेबल रेट्स में आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। हमारे यहाँ दिल्ली में अपना खुद का कोचिंग सेंटर भी है, वहाँ आप सेंटर पे आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो एंड ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारी वेबसाइट पे आप पूरी तरीके से चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको वेदांतिक का मोटो बताया। ठीक है, चलिए वो सब छोड़ के अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेंथेनॉइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सेम यहाँ पर भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है, मतलब जो गलत है वही सही है। अब देखो इसमें गलत कौन सा है वो ढूंढो। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द मेंबर्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द सीरीज। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। कैसे? अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होती है कब? जब उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं। क्यों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये तो सही चीज है ना, मुझे करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं, मुझे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है बस। नेक्स्ट देखो, ऑल द मेंबर्स एग्जिबिट आ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या सारे के सारे मेंबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? हाँ, क्योंकि इनका तो डोमिनेशन होता है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का। किसके लिए बात कर रहे हैं ये चीज हम? लेंथेनाइड्स के लिए। ठीक है, अब ये मत समझना एक्टिनाइड में भी ये लग जाएगा, डी ब्लॉक में भी, सब में ये लग जाएगा, नहीं, सिर्फ लेंथेनाइड वाले में। ठीक है, जो 57 के बाद आते हैं। तो ये भी गलत। बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, हाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा रहे हैं और सिमिलर प्रॉपर्टीज तो ये दिखाते ही हैं। द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज नॉट इजी, ये भी गलत, क्योंकि ये सही हो गई ना ये स्टेटमेंट। सही कैसे है? क्योंकि इसमें सेम प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, इनका सेपरेशन इतना इजी नहीं है। लास्ट, अब देखो सिंपल सी बात समझ आ रही है, तीनों गलत है, लास्ट सही होगा यानी इनकरेक्ट होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स result in the formation of compounds in +4 state for all the members of the series। अब इसका मैं क्या बताऊं? देखो ये तो बिल्कुल ही गलत चीज है, वो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ऑल द मेंबर्स एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन +4 स्टेट। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ना, +3 दिखा रहे हैं, +4 थोड़ी दिखा रहे हैं, और जो गलत हो गया वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एटॉमिक नंबर्स ऑफ वेनेडियम V, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन Fe आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, विच वन ऑफ दीज मे बी एक्सेप्टेड टू हैव द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब मुझे देखो हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, IE आपको पता होगा। ठीक है, जिसमें डिफिकल्ट होगा निकालना उसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वेनेडियम का देखते हैं पहले। वेनेडियम का 23 क्या होता है? ऑर्गन 18 4s2 3d3, और फिर कौन सा है? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम का लिख देते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? क्रोमियम के बाद मैग्नीज, मैग्नीज का 25, एंड उसके बाद 26 Fe। ठीक है, ये समझ आ रहा है? अब देखो इन सब में यहां पर हाफ फील्ड है और यहां पर हाफ फील्ड है, ज्यादा डिफिकल्ट हाफ फील्ड में से होता है, तो इन दोनों में हमें चेक करनी है कि क्रोमियम और मैग्नीज में किसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी शॉर्ट ट्रिक। हाफ फील्ड वाले में डिफिकल्ट होती है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप देखो तो यहाँ पर एक तो निकल जाएगा 4s1 में से, लेकिन अगला कहां से निकालेंगे? तो अगला निकालना पड़ेगा D में से, और D में से निकालना पड़ेगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी क्या हो जाएगी? वेरी हाई, वेरी हाई। क्यों? क्योंकि उसको D में से निकालना पड़ेगा, D में से निकालना पड़ेगा, इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। ठीक है, सबसे करीब होता है, तो यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बहुत ज्यादा चाहिए होगी, तो दैट्स व्हाई क्रोमियम इसका सुटेबल आंसर होगा। ठीक है,
अगर क्रोमियम नहीं होता तो हम मैग्नीज को देखते, या फिर जो भी हमें दिया होता दूसरा आंसर हम चेक करते, ठीक है। बाकी सब में तो देखो 4s2 था तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही था। एक तो S से निकाल लेंगे, दूसरा तो फिर D से निकालना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है, क्रोमियम की ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है, नोइंग दैट द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स इज डोमिनेटेड बाय इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से मैं इसीलिए हमेशा असर्शन टाइप वाले में इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला रखता हूं, ठीक है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती है, तो हमने मान ली, ये तो सच बात है, लैंथेनॉइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेट करती है। अब ये इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लैंथेनॉइड के लिए फिर से आ गया। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है, बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ द Ln3 आयंस द बाइंडिंग इन इट्स कंपाउंड इज प्रीडोमिनेटली आयनिक इन कैरेक्टर। ये सही है लेकिन गलत, सही स्टेटमेंट को काट दो, क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, इनकरेक्ट चाहिए, ठीक है। और जब तक हमें इनकरेक्ट नहीं मिलेगा तब तक हम सबको काटते रहेंगे। द आयनिक साइजेस ऑफ Ln3, मतलब ये लैंथेनाइड के लिए बोल रहे हैं, डिक्रीजेस इन जनरल विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये भी बिल्कुल सही बात है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन ये सही है तो इसे काट दो। अब देखो लैंथेनाइड 3 कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस, गलत बात, कलरलेस नहीं होते, ये कलर्ड होते हैं, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मींस इसमें क्या होंगे, कलर्ड होंगे। तो ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, अब ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए थी और ये इनकरेक्ट हो गया। ये कलरलेस बोल रहे हैं, लेकिन ये होते क्या है, कलर्ड होते हैं। ये होते क्या है, कलर्ड। तो यहीं हम क्वेश्चन को रोक देंगे, 2 हम चेक कर चुके हैं, एक राइट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन H2S विद एसिडिक K2Cr2O7 सॉल्यूशन। जब इनकी रिएक्शन होगी, एसिडिक Kr2Cr2O7 का मतलब क्या है, यही होगा ना इसका मतलब। इसकी रिएक्शन में नीचे लिख देता हूं, एसिडिक पूछा था तो एसिडिक मीडियम यानी H2SO4 ले लिया। तो इसमें क्या क्या बनेगा अब हमें वो सब बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बनेगा K2SO4, ठीक है। K2SO4 इससे रिएक्ट करके K2SO4 बना लेगा। फिर क्रोमियम भी तो सल्फेट आयन बनाएगा, तो वो क्या बनाएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, +3s बनेगा, +3s, ठीक है। और आगे जो भी बाई प्रोडक्ट होगा वो लिखते रहना। H2 है तो H2O या H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, लेकिन हमें वो नहीं देखना। हमारे 3 प्रोडक्ट आ चुके हैं, जो यहाँ तीनों है, केवल कौन सा प्रोडक्ट नहीं है वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो K2SO4 है, Cr2SO4 होल थ्राइस है, सल्फर है, केवल एक नहीं है CrSO4। चेक कर लो रिएक्शन, चेक कर लिया। तो इसमें सीधा सीधा बोला था हमसे रिएक्शन करवाने के लिए कि H2S की रिएक्शन जब हम एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनकर क्या आया ये, और वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सो थैंक यू टू अटेंडिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने अपना डे 6 कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स हमारे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे और आपके PYQ से रिलेटेड थे, ठीक है। ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आई थिंक कुछ नहीं तो 10 से 12 तो चैप्टर्स कवर कर लिए इन 6 डेज में, ठीक है। हो सकता है ज्यादा हो, आई होप ज्यादा हुए होंगे, 12 to 15 हो गए होंगे अप टू। लेकिन कितना भी हुआ हो, हमने कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई किया, क्वेश्चंस को उस कॉन्सेप्ट की तरह हमने कवर किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो ये चीज आपको आगे तक करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार करके रह गए। तो इसी के साथ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, मैं इस अपनी आज के लेक्चर को विराम देता हूं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो करके वैसे भी रखें, क्योंकि हमारी आगे और भी वीडियोस आने वाली है। अभी तो डे 7, डे 8, डे 9, डे 10 भी कंप्लीट होने बाकी है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।